लगातार क्या बात कर रहे हैं अपन, अभिक्रिया की दर, है ना। अब नवरात्रि शुरू हो रही तो आज क्या दुर्गा जी स्थापना में सब लोग व्यस्त है ना। बढ़िया धूमधाम बाजा बहुत शोर शराबा है। क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, बाकी समझने का प्रयास करना है। देखो रासायनिक बलगति की यदि बात करें तो इसमें अपने को पूरा रसायन में किस तरीके से डायनेमिक चेंज आ रहे हैं उस पर बात करना है। मतलब किसी में परिवर्तन होने पर किस तरीके की चीज़ें होगी, क्या होगा उसमें, ये समझना है। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को समझना है तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या पता होनी चाहिए कि अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अभिक्रिया। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। यदि यहाँ पर बात करें अपन कि जिस पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसको क्या कहा जाता है, अभिकर्मक या अभिकारक। क्या कहा जाता है, अभिकर्मक या अभिकारक। और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, उत्पाद। क्या कहा जाता है, उत्पाद। ये होता है आपका रिएक्टेंट और ये होता है आपका क्या, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। और अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको समझना है आपको। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन समझ में आ गई क्या, है ना। मैंने बोला यहाँ पर सपोज दैट कोई ए पदार्थ है और इसमें रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, कोई पदार्थ बी बन रहा है। मैंने कहा सर फिर से मैंने कोई ए लिया और कोई बी पदार्थ बना है। ये दो रिएक्शंस लिखी आपके सामने। मैंने बोला कि भाई यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होने के लिए कुछ ना कुछ क्या रिक्वायरमेंट होगा, समय। क्या रिक्वायरमेंट होगा, समय। मैंने बोला यहाँ पर t बराबर से 0, t बराबर से 0 का मतलब 0 समय पर मैंने बोला यहाँ पर जो तुम्हारा रिएक्टेंट था तो कितना था, 100 kg था। कितना था, 100 kg। और जैसे ही मैंने बोला यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ पर t बराबर से 0 समय अभी परिवर्तित हुआ है क्या, नहीं। यदि समय परिवर्तित नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा क्या, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, टाइम रिक्वायरमेंट होगा। मैंने बोला यहाँ पर भी मैंने कहा कि यहाँ पर कितना है, 100 kg। और मैंने बोला कि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि प्रोडक्ट अभी नहीं बना। पर मैंने जब t बराबर से कितने समय पर देखा, 10 मिनट पर देखा। कितने मिनट बाद देखा, 10 मिनट बाद। तो यहाँ पर आपका जो रिएक्टेंट था, जो आपका अभिकर्मक था, वो कितना रह गया, 60 kg। कितना रह गया, 60 kg। और ये 40 kg किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद में। आई क्या बात समझ में। पर यहाँ देखा कि यहाँ पर मैंने देखा कि 10 मिनट में यहाँ पर कितना रहा, 20 kg। और ये कितने में कन्वर्ट हो गया, 80 kg में क्या कन्वर्ट हो गया, आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। अब यदि मैं पूछूं कि ज़्यादा तेज अभिक्रिया कहाँ पर हुई, ज़्यादा फास्ट कहाँ पर हुई, तो आपने बोला कि सर ज़्यादा तेज अभिक्रिया तो कहाँ पर हुई है, यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक में जो परिवर्तन आया है वो तेजी से आया है। साथ ही साथ मैं बोलूँ क्या, उत्पाद में भी परिवर्तन तेजी से देखने के लिए मिला, बिल्कुल। मैंने बोला क्या यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है क्या, परिवर्तन तो हुआ है पर इसके कंपेरिजन में कम हुआ है, इसके कंपेरिजन में कम हुआ है। मतलब यहाँ पर जो दर है वो कैसी दिखाई देगी आपको, ज़्यादा। दर कैसी दिखाई देगी, ज़्यादा। और यहाँ पर दर कैसी दिखाई देगी, कम। कैसी दिखाई देगी, कम। तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर की डेफिनेशन यहीं से निकल कर आती है कि समय के सापेक्ष अभिकर्मकों या उत्पादों में होने वाले किसी रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन आता है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, उसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, एग्जाम्पल सेट हुआ क्या, अरे भाई एग्जाम्पल सेट हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर यदि अभिक्रिया की दर ऐसी है तो अभिक्रिया की दर का सूत्र क्या होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी उसका सूत्र क्या होगा, अभिक्रिया की दर।
अब यहाँ पर चूंकि हम क्या देख रहे हैं, सांद्रता, क्या देख रहे हैं, सांद्रता, तो हम यहाँ पर अभिक्रिया की दर में किसमें परिवर्तन देखेंगे, सांद्रता में। किसकी सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे, या तो अभिकर्मक या तो उत्पाद। तो मैंने कहा सर अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय, ये किसका सूत्र होता है सर, ये किसका सूत्र होता है, अभिक्रिया की दर का। किसका सूत्र होता है, अभिक्रिया की दर का। यदि मैं इसको और थोड़ा सा लिख दूं तो डेल सी अपान क्या हो जाएगा, टी। और मैंने बोला किसी की भी सांद्रता किसमें व्यक्त की जाती है, यदि इसकी इकाई देखी जाए, इकाई या क्या देखा जाए, मात्रक देखा जाए, तो ये किसमें व्यक्त की जाती है, फटाक से बताओ, मोल लीटर इनवर्स, किसमें की जाती है, मोल लीटर इनवर्स, और अपॉन में क्या है, समय। तो ये फाइनली क्या बनी, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, क्लियर हो गया क्या, है ना। अब सेकेंड चीज की अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है, अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है, औसत अभिक्रिया की दर, और दूसरा होता है आपका क्या, ताक्षणिक अभिक्रिया की दर, ताक्षणिक अभिक्रिया की दर। मैंने बोला सर औसत और ताक्षणिक का मतलब क्या होता है, किसी विशेष क्षण पर या समय पर, और औसत क्या होता है सर, एक लंबे समय के लिए, क्या, एक लंबे समय के लिए और किसी विशेष क्षण या समय पर। अब इस बात को समझ में नहीं आया, मैंने एक एग्जांपल लिया कि सर मैंने कहा मैंने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, कितने किलोमीटर के डिस्टेंस को, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, और मैंने बोला इसको ट्रेवल करने में मैंने जो मेरा समय था, मैंने स्टार्ट की थी यात्रा कितने बजे, 1 PM पर। कितने पर की थी, 1 PM पर, और मैं यहाँ पर पहुँच गया फिक्स कितने, 2 PM पर। तो मैंने इस 50 किलोमीटर को तय करने के लिए कितना टाइम लिया, 1 घंटा। मतलब मेरी इस पूरे टाइम इंटरवल में चाल क्या निकली, 50 किलोमीटर पर घंटा। पर क्या मैं पूरे टाइम 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता रहा क्या, नहीं, फ्लक्चुएशन आए होंगे, परंतु मैंने बोला यहाँ पर टोटल टाइम देखा मैंने और टोटल डिस्टेंस देखी और क्या निकाल लिया, 4। तो इसी तरीके से मैं बात करूं कि जो औसत अभिक्रिया की दर होती है वो एक लंबे समय तक क्या देखी जाती है, एक लंबे समय तक। अब अभिक्रिया की दर क्लियर है कि सर अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रता में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर, है ना। जो जितने कम समय में ज्यादा परिवर्तन को दर्शाएगा उसकी दर ज्यादा होगी, और ज्यादा समय में कम परिवर्तन को दर्शाएगा उसकी दर कम होगी। आई क्या बात समझ में। अब यहाँ पर हमने समय पर बात की है कि समय सर यदि ज्यादा लग रहा है, समय सर ज्यादा लग रहा है और लंबा समय है, लंबा समय मतलब 2 समय के बीच की बात हो रही है, तो मैंने बोला सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम पर क्या हो जाएगी, सांद्रता। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, है ना। जब अभिक्रिया पूर्ण हुई तो पूर्ण समय पर सांद्रता, इसको अभी ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूं। पूर्ण समय पर सांद्रता, किसकी सांद्रता ले रहे हैं, अभिकर्मक की, किसी की भी ले सकते हैं, अभिकर्मक की भी और उत्पाद की भी, माइनस प्रारंभिक समय पर अभिकर्मक की सांद्रता, और यहां पर क्या आ जाएगा, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय।
और ये क्या हो जाएगी, औसत अभिक्रिया की दर। क्या हो जाएगी, औसत अभिक्रिया की दर यहाँ तक बात समझ में। मैंने बोला सर यदि मैं इसको किसको दर्शा दूँ, ये मेरा आपका अभिक्रिया जो कंसंट्रेशन है वो कितने समय पर है, T1 समय पर है, T2 समय पर है और माइनस x। अच्छा इसको C से ही ले लेते हैं, किससे ले लेते हैं, C से, है ना। मैंने कहा यहाँ C1 C T2 माइनस C T1, मतलब T1 समय पर सांद्रता और T2 समय पर सांद्रता बटे T2 माइनस T1। मतलब कहने का मतलब ये हुआ सर सांद्रता में कितना परिवर्तन आया बटा डेल टी। तो ये यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, ये यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, औसत अभिक्रिया की दर। परंतु यदि मैंने बोला कि मैं यहाँ पर 1:30 बजे अपनी यदि चाल देखी, यहाँ पर 49 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है 49 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब सर किसी क्षण विशेष पर यदि हम अपनी अभिक्रिया की दर देखें कि उस पर परिवर्तन का जो चेंज होने का जो रेट है वो कितना है, तो यहाँ पर उसी को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, है ना, किसी क्षण विशेष पर। तो ये डायरेक्ट अपन इसको शो कर सकते हैं, ये कैसे दर्शाई जाएगी, dC/dt, है ना, किसी क्षण विशेष पर क्या दर्शाई जा रही है, यहाँ पर सांद्रता। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। मैंने बोला इधर x एक्सिस पर मैं क्या लूँ, समय, और मैंने बोला यहाँ पर y एक्सिस पर मैं क्या ले लूँ, सांद्रता। किसकी सांद्रता ले लूँ, अभिकर्मक की सांद्रता ले ली। किसकी सांद्रता ले ली, अभिकर्मक की सांद्रता। अब मैंने कहा कि यहाँ पर मूल बिंदु क्या है, 0। मैंने बोला यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी थी, 25, यहाँ कितनी थी 50, यहाँ कितनी थी 75, यहाँ कितनी है 100, यहाँ कितनी है 150। आई क्या तो बात समझ में, मैंने बोला यहाँ पर कितना था सर 5 सेकेंड, यहाँ कितना था 10 सेकेंड, यहाँ कितना था 15 सेकेंड, यहाँ कितना था 20 सेकेंड, यहाँ कितना था 25 सेकेंड, यहाँ कितना था 30 सेकेंड। अब मैंने बोला सर स्टार्टिंग में यदि बात करें कि जीरो की स्थिति में अभिकर्मक की कुल मात्रा कितनी थी, 150 थी। कितनी थी, 150। और जैसे ही मैंने 20 सेकेंड पर देखा, कितने पर देखा, 20 सेकेंड या 20 मिनट जो भी ले सकते हो अपन, कोई जरूरत नहीं है ना। इस पर देखा तो यहाँ पर इसकी सांद्रता कितनी रह गई, 50। कितनी रह गई, 50। मतलब यहाँ पर यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से क्या हुई होगी, कंप्लीट हुई होगी। मतलब इसकी जो फाइनल सांद्रता रह गई वो क्या रह गई, ये। तो यहाँ पर जो ये आपकी फाइनल सांद्रता क्या हो गई, यहाँ पर T1 समय क्या ले लिया अपन ने, 0। और T2 समय कितना हो गया यहाँ पर आपके पास, 20 सेकेंड। कितना हो गया, 20 सेकेंड। T1 पर आपकी सांद्रता कितनी थी, 150, और T2 पर आपकी सांद्रता कितनी है, 20, है ना। तो अपन ने सूत्र क्या बताया सर, C T2 माइनस C T1 अपान T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगी सर, औसत अभिक्रिया की दर, औसत अभिक्रिया की दर। तो मैंने बोला सर फाइनल सांद्रता पहले कितनी थी सांद्रता, -150, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितनी बची फाइनल में, 50। कितनी बची, 50 बटे T2 क्या हो गया आपका, T2 क्या हो गया 20, और स्टार्टिंग टाइम कितना था 0। यहाँ पर कितनी आई, -100/20। बोले तो यहाँ पर अभिक्रिया की दर कितनी निकली, 5 मोल प्रति लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आई क्या बात समझ। माइनस चीज इस चीज को दर्शा रहा है कि अभिकर्मक लगातार क्या हो रहा है, अपनी मात्रा में परिवर्तन कर रहा है और उसमें क्या आ रही है, कमी। क्या आ रही है, कमी। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। यदि मैंने बोला t बराबर से मैं 10 सेकंड पर चेक करूं सर, किस पर चेक करूं, t बराबर से 10 सेकंड पर, तो यहाँ पर आपका dC/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी सांद्रता दिख रही सर, 75। कितने पर सर, 10 पर, तो कितनी आ गई, 7.5। तो ये हो गई आपकी क्या, तात्क्षणिक और अभिक्रिया की दर, तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। दोनों पॉइंट क्लियर हुए क्या, चलो दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए भाई। चलो
अब अपन आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे अपन? अब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक है ना। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से, जिनका मान बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, जिनका मान कम होने से अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी? सबसे पहला तो अपना था कौन सा कारक आता है? ताप। क्या आएगा? ताप। मैंने बोला यदि किसी भी अभिक्रिया में यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जो दर होगी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर दर ताप के कैसी है? अनुक्रमानुपाती। ताप कम करने पर दर भी कैसी हो जाएगी? कम। दूसरी बात करें किसकी? दाब की। तो यदि दाब का मान बढ़ाया जाए तो भी दर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और दाब कम किया जाए तो भी दर का मान क्या हो जाएगा? कम। मतलब ये भी किस प्रकार से संबंधित है? सीधे, है ना। तीसरी बात करें उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जैसे डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें खास तौर पर अपन 3D श्रेणी ज़्यादा यूज करते हैं। निकिल, कोबाल्ट, फेरस, आयरन, है ना, प्लेटिनम, ये सब किसके रूप में प्रयोग करते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता पर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है ना। तो यहाँ पर उत्प्रेरक भी आपके अभिक्रिया की दर के कैसे होते हैं? समानुपाती, है ना। चौथा अपन देखेंगे सांद्रता। क्या देखेंगे? सांद्रता। तो यहाँ पर अभिकर्मक की सांद्रता ज्यादा होगी तो भी परिवर्तन कैसा होगा? अधिक दर से होगा। तो यहाँ पर जो दर होगी वो सांद्रता के क्या होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर चारों के साथ संबंध कैसा है? अधिक है। यदि मैंने बोला यहाँ पर दर नियम बताओ, तो दर नियम किसके अनुक्रमानुपाती दर्शाता है? किसी चीज को जो सांद्रता है उसके। सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि सर मैंने बोला ए कोई अभिकर्मक है, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और बी क्या है? आपका दूसरा अभिकर्मक। बी क्या है? आपका दूसरा अभिकर्मक। तो ये यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? अभिकर्मकों की सांद्रता में परिवर्तन होने से किसकी सांद्रता बढ़ रही है? अरे भाई एक रिएक्शन लिखी मैंने, ए और बी मिलकर क्या बन रहा है? सी बन रहा है। तो यहाँ दो अभिकर्मक हो गए तो अभिकर्मकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, और इसको कहा जाता है दर नियम। क्या कहा जाता है? दर नियम। क्या कहा जाता है भाई? दर नियम। पॉइंट क्लियर हुआ कि इसको क्या कहा जाता है? दर नियम। आई क्या बात समझ में? और जैसे यहाँ पर इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर जो एक स्थिरांक आएगा वो किसको दर्शाएगा? अभिक्रिया के वेग को। किसको दर्शाएगा? अभिक्रिया के वेग को। आई क्या यहाँ तक कहानी समझ में? क्लियर हुआ क्या? तो ये 4 पॉइंट दिमाग में रखना है। ये दर नियम है। दर नियम को ऐसे लिखना है और पूरे चैप्टर भर दर नियम अपन इसी तरीके से लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? क्लियर हुआ क्या? तो मैं बोलूं कि यहाँ पर टेम्परेचर के लिए क्या ले लिए? T, प्रेशर के लिए P, उत्प्रेरक इसको कैटलिस्ट बोलते हैं C, और इसको भी क्या बोलेंगे? सांद्रता C, है ना। यहाँ पर आपकी जो रेट है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? T, P, C के। ये आपका हो गया, ये 1 लाइन में खत्म। आई क्या बात समझ में? ये सीधा शॉर्ट नोट्स। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अब हम पढ़ते हैं क्या? आणविकता। क्या पढ़ते हैं? आणविकता। क्या पढ़ते हैं? आणविकता, है ना। क्या होती है आणविकता? मॉलिक्यूलरिटी। अभिक्रिया की दर की आणविकता निकालने के लिए आती है। क्या निकालने के लिए आती है? आणविकता। क्या निकालने के लिए आती है? आणविकता, है ना। आणविकता का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले कितने अभिकर्मक है जो एक तल में एक साथ एक ही समय पर आपस में टक्कर करते हैं। क्या बोला मैंने? कितने ऐसे अभिकर्मक है, किसकी बात कर रहे हैं? अभिकर्मक की, जो एक समय पर एक ही तल में क्या कर रहे हैं? आपस में टक्कर कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? टक्कर कर रहे हैं। टक्कर करने का मतलब टक्कर क्यों कर रहे हैं? ताकि उनमें रासायनिक परिवर्तन हो सके, है ना। और रासायनिक परिवर्तन होने के लिए क्या जरूरी है? टक्कर।
तो यहाँ पर अभिकर्मक जो कितने अभिकर्मक अणु, कितने ऐसे अभिकर्मक अणु हैं जो एक ही समय पर एक ही तल में रासायनिक परिवर्तन के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, टक्कर, उनकी संख्या को क्या कहा जाता है, आणविकता। क्या कहा जाता है, आणविकता। अब जैसे सपोज दैट मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूँ, PCl3 फास्फोरस क्लोराइड, ये आपस में टक्कर करके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर PCl3 प्लस Cl2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, PCl3 प्लस Cl2, है ना। तो यहाँ पर एक क्लोरीन गैस बन गई, ये बन गई। अब मैंने बोला इसमें बात किसकी हो रही है, अभिकर्मक अणु की। यहाँ कितने अभिकर्मक अणु यूज हो रहे हैं, एक। कितना अभिकर्मक अणु यूज हो रहा है, एक, है ना। तो यहाँ पर ये कैसी अभिक्रिया होगी, कैसी अभिक्रिया होगी, इसको बोलेंगे एक अणुक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, एक अणुक अभिक्रिया। और यहाँ पर इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, m बराबरी से 1, क्योंकि यहाँ पर अभिकर्मक कितने हैं, 1। दूसरी बात की मैंने यहाँ पर NO प्लस O3, इनने मिलकर क्या बना लिया, Na2 नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, है ना। तो यहाँ पर ये इसमें कितने हैं, 1 और 2, कितने अभिकर्मक हैं, 2। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दो अणुक या द्विअणुक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, द्विअणुक अभिक्रिया। और यहाँ पर आपकी आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2, है ना। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आपने 2SO2 प्लस O2 और यहाँ पर क्या बन गया 2SO3, है ना। तो यहाँ पर कितने अणु हैं, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के कितने हैं, 2, और एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 3, है ना। तो ये कैसी हो जाएगी, त्रिअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3, आणविकता कितनी हो गई, 3। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके सामने लिखा मैंने 4HBr प्लस O2 और यहाँ पर बना क्या 2H2 प्लस 2Br2। अब इसमें मैंने पूछा यहाँ पर कितनी है, कितनी है, 5, कितनी है, 5। परंतु मैंने क्या कहा था कि आपस में क्या होनी चाहिए सर, टक्कर, और एक ही तल में एक ही समय पर। आई क्या बात समझ में। तो कहने का मतलब यहाँ से आपकी पिक्चर बिगड़ जाती। कैसे, मैंने बोला सर एक अणु की टक्कर, 2 अणु की टक्कर इस प्रकार हो सकती है एक तल में, सर 3 अणु की भी हो सकती है, 1, 2 और ये 3 आपस में हो गए। पर मैंने बोला जब मैं 4 को टकराऊंगा, जब मैं 4 को टकराऊंगा तो एक समय में कितने, एक समय में एक साथ कितने, 2 ही टकरा रहे हैं। कितने टकरा रहे हैं, 2, क्योंकि यहाँ पर ये वाला तो इससे टकराएगा क्या, नहीं टकराएगा। इसका मतलब सर आणविकता का मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब क्या है सर, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए इसका मतलब ये कैसी है, जटिल अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, जटिल। मतलब सर ये एक बार में नहीं हुई है, ये कम से कम 1, 2, 3 चरणों में हुई है। आई क्या बात समझ में। तो अब ये कैसे हुई है 2-3 चरणों में, तो मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, कितने चरणों में हुई है, 1, 2 और 3 चरणों में, है ना। यहाँ पर एक HBr लिया गया और यहाँ पर कितनी आई, ऑक्सीजन के साथ किया तो यहाँ पर क्या बना, HOOBr। क्या बना, HOOBr। दूसरी बात हमने क्या की, HBr की फिर से करा दी, किससे, HOOBr से। तो यहाँ पर क्या बन गया, 2HOBr। क्या बन गया, 2HOBr, है ना। और यहाँ पर अगेन HBr से की तो यहाँ पर क्या बना, HOBr, और इधर क्या बन गया, H2O प्लस Br2। क्या बन गया, H2O प्लस Br2। अब इस अभिक्रिया को यदि बैलेंस करोगे, क्या करोगे, बैलेंस, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का, है
है ना। तो सबसे पहले ये अभिक्रिया कितने चरणों में कंप्लीट हुई? 3 चरणों में। कितने चरणों में कंप्लीट हुई? 3 चरणों में। और इसमें देखना है कि सबसे मंद गति से कौन सी अभिक्रिया हुई। तो सबसे मंद कौन सी हुई है? ये वाली। सबसे स्लो कौन सी हुई है? ये वाली। आई क्या बात समझ में? अब यहाँ पर दूसरी चीज ये देखनी है कि 3 चरणों में हुई है तो हमारे पास क्या सेम प्रोडक्ट बच रहा है क्या? तो हम देखो यहाँ पर देखो 1 HBr 2 HBr और यहाँ पर कितने हैं? 2 HBr। तो टोटल कितने हो गए सर? 4 HBr। हाइड्रोजन ब्रोमाइड कितने हो गए? 4। अब मैंने बोला यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब इधर क्या है आपका उत्पाद? ये उत्पाद से ये उत्पाद कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये कितने टाइम है? 2 टाइम। कितने टाइम है? 2 टाइम। तो बचा क्या? केवल ऑक्सीजन। क्या बचा? ऑक्सीजन। और मैंने बोला इधर उत्पाद साइड क्या बचा? सर ट्वाइस H2O प्लस 2Br2। देखो ऊपर वाली अभिक्रिया है कि नहीं? बिल्कुल है। तो सबसे पहले अपने को तो ये देखना है कि जैसे कभी भी कोई भी जटिल अभिक्रिया आ जाए आपके सामने और जटिल अभिक्रियाएं में से कौन आपकी आणविकता कैसे निकाली जाए। तो जटिल अभिक्रिया की आणविकता कैसे निकाली जाएगी? सबसे पहले वो कितने चरणों में कंप्लीट हुई है? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में। फिर दूसरा हमको पता करना है कि उसमें सबसे मंद अभिक्रिया की दर सबसे मंद किसकी थी उसमें। तो हमको पता चला किसमें थी? पहली वाली में, है ना। और इसमें हम देखेंगे आणविकता कितनी है। तो कितनी है इसमें आणविकता? 1 और 2। तो यहाँ पर इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी सर? 2। कितनी हो जाएगी? 2। मतलब हाँ। अब सवाल ये आ रहा होगा कि इसमें तो आपने बता दिया, बाकी में कैसे पहचानेंगे? तो आपकी बुक में केवल कितने एग्जाम्पल दिए गए हैं? 4। कितने एग्जाम्पल दिए हैं? 4। क्या हम इसको कौन सी अभिक्रिया कितने चरणों में हो रही बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। कौन सी मंद हो रही है बता सकते हैं क्या? नहीं। कोई तरीका नहीं, केवल एक तरीका है, आपको एक्सपेरिमेंट करके नोट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। इसीलिए आपके कुछ पूरे चैप्टर में केवल कितनी अभिक्रिया है? 4। और इन 4 अभिक्रियाओं के अलावा और कोई जटिल अभिक्रिया आपको एग्जाम में नहीं पूछता। तो एक तो आपकी यहाँ तैयार करवा दी, 3 चैप्टर खत्म होने के पहले भी तैयार हो जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुई क्या कहानी? तो आणविकता निकालना सीख गए अच्छे से आणविकता निकालना। पॉइंट क्लियर? चलो अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की कोटि। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की कोटि। तो आज के लिए अपन इतना ही रख रहे हैं। ऑर्डर, है ना। क्या निकालना सीखेंगे? अभिक्रिया की कोटि। इस पूरे चैप्टर में खास तौर पर आपको 3 चीजें बार बार निकालनी है: आणविकता, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की दर का वेग। आई क्या बात समझ में? इसी पर न्यूमेरिकल है। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने की आपके पास यहाँ पर कितनी विधियां दी है? 3। वो 3 विधियां ही अपने को पढ़ना है। और 3 विधियां खत्म और एक सिद्धांत पढ़ेंगे और आपका चैप्टर खत्म। पॉइंट क्लियर? पर यहाँ पर कम से कम अपने को 3 से 4 क्लास लगेगी खत्म करने के लिए। अभी जितना पढ़ा उतना समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए। हाँ, एक ना एक क्वेश्चन